साथियों जोहार, नमस्कार। साथियों आप सभी का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। साथियों जैसे कि आप सब जानते हैं कि झारखंड में एसआईआर चालू हो चुका है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम के द्वारा पूरे राज्य भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चलाया जा रहा है। ये एसआईआर क्या है? इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? किस तरह से आप अपने नाम को मैप्ड और अनमैप्ड सूची में खोज सकते हैं? अगर आपका नाम मैप्ड में या अनमैप्ड सूची में या आपके चाहने वालों का या आपके माता-पिता का या आपके दोस्त या किसी संगति का जानने वाले का नाम अगर मैप्ड सूची में आता है या अनमैप्ड सूची में आता है, तो आगे किस प्रक्रिया को किस तरह से आप फॉलो करेंगे, किस तरह से आप फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से आप अपने नाम को खोजेंगे, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में आप जाकर के अपने नाम को खोजेंगे। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि झारखंड राज्य में काफ़ी लोगों को इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है कि किस तरह से एसआईआर प्रक्रिया होगी, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में हमें सम्मिलित होना है और किस तरह से जो त्रुटियां हैं, किस तरह की कोई ऑब्जेक्शन है उसको रेज कैसे करना है, ऑब्जेक्शन पर हम अपने कंप्लेन को कैसे फाइल करना है, नाम को कैसे खोजना है, ये तमाम जितने इश्यूज हैं इन इश्यूज पर आज हम रोशनी डालने का काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम साथी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आगे हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरी प्रक्रिया में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह से झारखंड राज्य में आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसीज और माइनॉरिटीज के खिलाफ एक साजिश रच चुकी है। साजिश के तहत उनका नाम को डिलीट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में किया। चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले भी होता रह चुका है, एसआईआर पहले भी कई बार हुए हैं देश में। लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, परंतु इस बार का जो एसआईआर वो स्पेशल क्यों है? इस बार का एसआईआर स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार आपके सिटीजनशिप पर सवाल किया जा रहा है, आपके भारत के नागरिक होने पर सवाल किया जा रहा है। इसको मैं इसलिए सिटीजनशिप पे लेकर के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि देखिएगा जिस तरह से अभी असम और बिहार के असम और बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो नए चुनकर आए, उन दोनों का एक स्टेटमेंट आया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि अगर एसआईआर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल रोल में एसआईआर के द्वारा जो जारी किया गया इलेक्टोरल रोल है उसमें अगर उनका नाम नहीं है, तो उनको लाल कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और तमाम जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से उनको वंचित रखा जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक अटैक है गरीबों के ऊपर, एसटीज के ऊपर, एससीज के ऊपर, ओबीसीज के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर। एक तरह से सिस्टमैटिक अटैक है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वो चाहते नहीं है कि इस देश में किसी तरह की गरीबी की बात हो और गरीब रहे, और उनको उन गरीबों को वन वोट वन इलेक्शन वन वोट वन पर्सन वन वोट का जो तत्वधान है, जो वन पर्सन वन वोट का जो पावर है, जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, उस पावर से उनको वंचित रखना चाहते हैं और उस पावर से उसे दूर करना चाहते हैं और आपके वोटिंग राइट्स को छीनना चाहते हैं। किस तरह से छीनना चाहते हैं, क्या प्रयास रहा है, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो एसआईआर के घन पुनरीक्षण जो पूरे झारखंड राज्य में चल रहा है उसको लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एसआईआर एक अटैक है पूरे आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के खिलाफ। और देखिएगा तो सबसे पहले जो 2.5 करोड़ वोटर्स थे उत्तर प्रदेश में, जो 2.5 करोड़ जो वोटर्स थे उन्हें डिलीट किया गया। उसके बाद 65 लाख वोटर्स को बिहार में डिलीट किया गया, फिर 97 लाख वोटर्स को तमिलनाडु में डिलीट किया गया, 91 लाख वोटर्स को वेस्ट बंगाल में डिलीट किया गया, फिर 68 लाख वोटर्स को गुजरात में डिलीट किया गया, फिर राजस्थान में 31 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया। अब इतने भारी संख्या में अगर वोटर्स को डिलीट किया जाने लगेगा और सिर्फ छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट गड़मियों को, माइन्यूट डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन ना करने के अलावा या बीएलओ की गलतियों द्वारा, त्रुटियों को सुधार ना किए जाने के द्वारा अगर इस तरह की गलतियां होंगी और 2.5 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट डिलीट किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं हमारे लोकतंत्र पर कितना बड़ा प्रहार है ये। हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक वे में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने टूल किट खोज निकाला है, जो कि जिसका नाम इन्होंने एसआईआर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का टूल किट बन करके काम कर रही है। तो एक चीज और है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ क्या होता है? वोटर्स, जो हम और आप होते हैं, एक आम जनमानुस होता है, आम जनता होती है, भारत के एक आम नागरिक जो होता है, वन वोट, वन पर्सन वन वोट का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा ताकत देता है। पहले हम देखते थे जब भी इलेक्शंस होते थे किसी भी लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, तो भारत के लोकतंत्र में वोटर सिलेक्ट करते थे कि गवर्नमेंट हमारी कौन सी होगी, किन्हें हम चुनेंगे, कौन सरकार में, किसको हम सरकार में लाएंगे, ये वोटर तय करता था। परंतु आज आप देखिएगा कि एसआईआर के माध्यम से गवर्नमेंट ये तय कर रही है कौन वोटर होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट कैसे तय कर सकती है कि वोटर कौन होगा। ये इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे से आपके ऊपर सवाल निशान खड़ा किया जा रहा है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, एक आम जनता के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि आप वोटर है कि नहीं, ये आप वेरीफाई करके आप प्रूफ करो, आप अपने प्रूफ करो कि आप भारतीय नागरिक है कि नहीं। ये एक तरह से भारतीय संविधान पर आक्रमण है, हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर आक्रमण है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के पूरी तरह से सजग है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसे अप्लाई कर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टूल किट की तरह इस्तेमाल करके तमाम राज्यों में, अब जहां जहां एसआईआर हुआ, जहां उत्तर प्रदेश में हुआ वहां पे भारतीय जनता की सरकार बनती है, बिहार में वहां सरकार बनती है, तमिलनाडु में वो प्रयास करते हैं, वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार बनती है, गुजरात, राजस्थान, एवरीवेयर जहां जहां एसआईआर हो रहा है उनको कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे में इस
एसआईआर का बेनिफिट मिल रहा है। और वोटर्स के डिलीशन से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के जितने वोटर्स है, जो भी जो भारतीय जनता पार्टी को डिसलाइक करते हैं, जो वोटर्स, जो आम जनता है जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखती है, उन्हें पसंद नहीं करते, ऐसे वोटर्स के नाम स्पेशल तरीके से काटा जा रहा है, जो कि स्पेशली एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो 5 जून है, जो जून 5 अभी आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया में। जो अभी अनमैप्ड वोटर लिस्ट की जो सूची जो जारी की गई है, उस सूची में आप देखिएगा कि जो नाम है, जिनका भी नाम अनमैप्ड वोटर लिस्ट में जो आया है, वो अपनी आपत्ति इस 5 जून से पहले अपने कंप्लेन को, क्लेम्स को और जो डॉक्यूमेंट्स है, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स से सबमिशन है, वो आप बीएलओस को सबमिट कर सकते हैं। ये 5 जून से पहले आपको करना है। ये एक प्री इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, प्री रिवीजन चल रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसी में अगर आपने अपना अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है, अनमैप्ड सूची में आता है, और आप अपने नाम को 2003 के वोटर लिस्ट में भी आप पाते हैं, तो आप अभी ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आपके नाम के करेक्शन अभी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपका नाम अनमैप्ड वोटर लिस्ट की सूची में है, परंतु आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, जो कि इलेक्ट्रल ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखिए, 2 वेबसाइट्स है। एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर अनमैप्ड वोटर्स की सूची अवेलेबल है, जो कि ये है। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, सपोज आप रांची के किसी, रांची महानगर कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, रांची के किसी क्षेत्र को, असेंबली को बिलोंग करते हैं, उसके अंतर्गत आप किसी बूथ को आप बूथ में बिलोंग करते हैं, उस बूथ में आप इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर के आप अपना एपिक नंबर डाल करके और साथ ही साथ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की डिटेल्स को, बूथ डिटेल्स को अगर डाल करके आप ये देख सकते हैं कि आपका नाम इस अनमैप्ड वोटर में है कि नहीं। अगर आपका नाम इस अनमैप्ड वोटर में है, तो फिर आपको फिर दोबारा इलेक्ट्रल रोल 2003 को देखना होगा, जिसका वेबसाइट ये रहेगा, ये वेबसाइट है उसकी। इस वेबसाइट में आप जाकर के आप इलेक्ट्रल रोल 2003 को भी देख सकते हैं और वहां खोज सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है, अगर आप इस लिस्ट में अवेलेबल हैं, आपको आपका नाम इस लिस्ट में है, तो फिर आप इन दोनों की फोटोकॉपी आप अपने बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं और अभी तत्काल रूप से 5 जून से पहले इस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं और आप दे सकते हैं कि हमारा नाम अनमैप्ड वोटर में तो है, परंतु हमारा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी है, तो आप इसको मैप कर दीजिए। तो फिर बीएलओ आपके नाम को मैप करने का काम करेगा। अगर आपका नाम सिर्फ और सिर्फ अनमैप्ड वोटर लिस्ट में है, परंतु आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इस केस में आपको इन्फॉर्मेशन फेज का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। उस फेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख से किस तारीख तक इन्फॉर्मेशन फेज चलेगा, जिसमें बीएलओ आपके घर घर जा करके वेरिफिकेशन करेंगे। हर एक प्रत्येक बीएलओ को आपके घर पे 3 बार आना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की कि प्रत्येक बीएलओ हर एक व्यक्ति के घर पे 3 बार जाएगा वेरीफाई करने के लिए। एक बार उपलब्ध नहीं है तो दूसरी बार, और दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तो 3 बार आपको वेरिफिकेशन के लिए उनको बीएलओ को जाना ही जाना है। तो ये एक अच्छी बात है और आपको सजगता, आपका अवेयरनेस ही इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया में सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये एक आपका बारकोड है। इस बारकोड के माध्यम से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस बारकोड के माध्यम से भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल रोल प्रोसेस का जो वेबसाइट है, वहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे मैप्ड वोटर लिस्ट हो, अनमैप्ड वोटर लिस्ट हो, दोनों आप पहले तो मैंने आपको लिंक तो दे दिया था दोनों का, इसके साथ साथ एक बारकोड भी है, तो ये इजी वे होगा। आप चाहेंगे तो इसको स्कैन करके भी आप वहां जा सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूलिंग, भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिस तरह से जो शेड्यूल जारी किया है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले आप देखिएगा प्रिंटिंग एंड ट्रेनिंग का जो फेज है वो 20 जून 2026 से लेकर 29 जून 2026 तक चलेगा। इस फेज में जितने भी इलेक्टोरल रोल्स है, जो पुराने इलेक्टोरल रोल है, जो कि अनमैप्ड और मैप सूची के जो 2003 और 2003 का जो मैप जो एसआईआर है उसको, और साथ ही साथ जो अनमैप सूची है उसको प्रिंटिंग होगा और फिर सारे बीएलओस की यहाँ पे बीएलओस की ट्रेनिंग भी होनी है। तो यह ट्रेनिंग आपका 20 जून से लेकर के 29 जून तक चलेगा। उसके बाद हाउस टू हाउस इनोमिनेशन फेज चलेगा, जिसमें बीएलओ प्रत्येक घर पे, बीएलओ हर एक घर को, एवरी हाउस विजिट करेंगे और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और आपका वेरिफिकेशन करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आप वहां रहते हैं, आपके लोग, जो भी आपके रिश्तेदार, जो भी आपके माता पिता या आप है या आपके रिश्तेदार में कोई है, तो उन सबको वेरीफाई करने का काम बीएलओस आपके हाउस टू हाउस इनोमिनेशन फेज के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे आपको आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक की ये प्रक्रिया रहेगी। इस प्रक्रिया में अपने डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, जो 11 डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है, अप्रूव किया गया है, मैं आपको बताऊंगा कि आगे वो 11 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आप इनोमिनेशन फेज में इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, ये हो जाने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद, हाउस टू हाउस विजिट हो, बीएलओस के हाउस टू हाउस विजिट हो जाने के बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करेगी, जो कि 5 अगस्त 2026 को होगा। ये एक प्री ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा, जिसके बाद आप क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड को विंडो ओपन किया जाएगा, जो कि 5 अगस्त 2026 से लेकर 4 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें अगर आपका नाम इसमें नहीं आता है तो आप अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस इस पीरियड में 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक डाल सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है,
फॉर्म आपने प्रॉपर तरीके से भरा, डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं और उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं आता है या किसी तरह की त्रुटि रह जाएगी या नाम में गलती होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है या किसी तरह की कोई मिस्टेक होती है, तो आप अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस 5 अगस्त 2026 से लेकर 4 सितंबर 2026 तक दे सकते हैं। उसके बाद आएगा नोटिस फेज, हियरिंग एंड वेरिफिकेशन। इसके बाद आपने अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आपने जब लगा दिया तो उसके बाद नोटिस फेज एंड हियरिंग वेरिफिकेशन का समय आएगा जो कि 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पे आपकी वेरिफिकेशंस को, आपकी हियरिंग को, जो भी आपकी कंप्लेन है बीएलओ के माध्यम से आपने जो कंप्लेन रजिस्टर कराया है उस कंप्लेन को सुना जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसकी हियरिंग होगी। उसके बाद ये सारे प्रक्रिया 3 अक्टूबर के बाद ये प्रक्रिया खत्म होगी। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट जारी किया जाएगा, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल्स, जो कि 7 अक्टूबर 2026 को करेंगे और इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट स्टेज है जहां पे एसआईआर खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले हमें जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होने के बाद जो हम हाउस टू इनोमिनेशन फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले। ये बीएलओ जब आपके घर टू घर, आपके हाउस टू हाउस, घर टू घर जाएंगे तो ये इसी समय आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन देना है, आपको अपना सारा पेपर फॉर्म इनोमिनेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना है और तमाम जो भी बारीक डिटेल्स है आपको उसी समय सबमिट करना है। साथ ही साथ पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स है, ये जो इसको आपको चेक करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर आपको ये भी चेक करने का समय मिलेगा कि आप अपना चेक कर सके कि आपका नाम इस इलेक्टोरल रोल में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है या किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई है तो अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस डालेंगे 5 अगस्त 2026 से लेकर 4 सितंबर 2026 तक। और उसके बाद जो वेरिफिकेशन फेज होगा, नोटिस फेज होगा, उस फेज में आप 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक आप वेरिफिकेशन के लिए भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी होगा जो कि 7 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा और एसआईआर यहाँ पे इसके बाद खत्म हो जाएगी। ये एक सैंपल है अनमैप्ड और 2003 अनमैप्ड वोटर लिस्ट की और 2003 की वोटर लिस्ट की, जो एसआईआर झारखंड एसआईआर द्वारा झारखंड एसआईआर को लेकर के 2003 का जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है। ये देखिए विधानसभा क्षेत्र झारखंड निर्वाचन नियमावली 2003। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि जैसे कि आप बोकारो कॉन्स्टिट्यूंसी को 36 बोकारो कॉन्स्टिट्यूंसी बिलोंग करते हैं, उसके अंतर्गत आप देखिएगा जो आपका सपोज जो भाग संख्या आप बूथ नंबर 158 को बिलोंग करते हैं तो यहाँ 158 बूथ नंबर दिया हुआ है। उसके साथ आप सीरियल वाइज देखिएगा तो आपकी मकान संख्या ये 1 नंबर मकान में दयानंद प्रसाद प्रतिमा देवी ऐसे तरह करके मकान संख्या है, आप इसके माध्यम से भी खोज सकते हैं। कई जगह पे आपको एपिक नंबर भी मिलेगा, पुराना एपिक नंबर है वो भी मिलेगा। अगर आपका एपिक नंबर आपको याद है तो आप उस माध्यम से भी एपिक नंबर के माध्यम से भी देख सकते हैं, परंतु अगर ऐसा नहीं है तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी और आप नाम एक एक नाम वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है या नहीं। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये अनमैप्ड वोटर लिस्ट की सूची है, ये अनमैप्ड वोटर लिस्ट की सूची है, ये अनमैप्ड वोटर लिस्ट की सूची है। इस सूची में आप देखिएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका बूथ नंबर, उसके बाद आपका एपिक नंबर, आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम, आपके फादर और फिर बीएलओ का रिमार्क इस तरह से दिया हुआ है। तो ये जो अनमैप्ड वोटर लिस्ट की जो सूची है, इस सूची को भी आपको चेक करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको अनमैप्ड वोटर लिस्ट को चेक करना है, जो कि वेबसाइट पे मैंने लिंक आपको पहले दिखाया, उस लिंक के माध्यम से आप वहां पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे चेक करना है। वहां पे आपको जो वेबसाइट खुलेगी वहां पे अपना असेंबली, अपना बूथ नंबर और आपको अपना एपिक नंबर याद है तो आप अपना एपिक नंबर डालिए, पर अगर नहीं है तो फिर भी आपको लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद अपना नाम को उसमें खोज सकते हैं। अगर आपका नाम आप पाते हैं कि आपका अनमैप्ड वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो फिर इन दैट केस आपको 2003 का वोटर लिस्ट को फिर ओपन करना है। आप वो ये भी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के झारखंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है आपको उस पर भी मिल जाएगा। मैंने लिंक भी शेयर किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, मैंने लिंक शेयर किया दोनों चीजों का, मैप्ड वोटर्स का भी लिंक मैंने शेयर किया और 2003 का जो वोटर लिस्ट मैंने उसका भी लिंक शेयर किया। तो आप दोनों के माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं आप उस वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी को डाउनलोड करें और उसके बाद आप उसको चेक करें। पहले आप अनमैप्ड को चेक करें, जहां पे अगर आप पाते हैं कि आपका नाम वहां पे है, फिर आप मैप वोटर 2003 का एसआईआर वाला लिस्ट चेक करें कि वहां पे आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम वहां पर है तो आप तुरंत 5 जून से पहले आप अपने नजदीकी बीएलओ, जो भी बीएलओ आपके पास है, आप उस बीएलओ के पास इसकी फोटोकॉपी 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको मार्क कर करके अपने नाम के आगे चिन्हित कर करके उसकी फोटोकॉपी और जो अनमैप्ड वोटर लिस्ट है उसकी फोटोकॉपी जहां पर भी उसे मार्क करके आप बीएलओ को सबमिट करें। बीएलओ आपके नाम को मैप कर देगा। और इन दैट केस अगर आपका नाम अनमैप्ड सूची में है परंतु 2003 की सूची में तो नहीं है, एक बार फिर से, अगर आपका नाम अनमैप्ड सूची में तो है परंतु आपका नाम 2003 की एसआईआर की सूची में नहीं है, इन दैट केस फिर आपको इनोमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया जो शुरू होगा, जो कि 30 जून से शुरू होगा। तो 30 जून से जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है इनोमिनेशन फॉर्म का, हाउस टू हाउस जाके बीएलओ घर घर जाकर के जो फॉर्म कलेक्ट करेंगे, उस फेज में आपको अपना इनोमिनेशन फॉर्म 30 जून को जमा करना होगा। अगर आपका नाम मैप सूची में है परंतु आपका नाम 2003 की एसआईआर की सूची में नहीं है तो इन दैट केस ऐसे परिस्थिति में 30 जून का इंतजार करता है। 30 जून से जो प्रक्रिया शुरू होगी उस प्रक्रिया में आपको अपना इनोमिनेशन फॉर्म जमा करना है। मैं आपको आगे दिखाता हूं, आगे की स्लाइड में बताता हूं कि इनोमिनेशन फॉर्म कैसा है और किस तरह से उसे भरना है। देखिए ये इनोमिनेशन फॉर्म है।
इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, इन्यूमरेशन फॉर्म में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर जरूर डालें, अपना आधार नंबर ऑप्शनल है परंतु आप डालें, मोबाइल नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का एपिक नंबर, अपनी माताजी का नाम, उनका एपिक नंबर, जो भी एपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड का, वो उपलब्ध कराना है। साफ-साफ शब्दों में आप लिखेंगे, क्लियर कट लिखेंगे, किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें नाम लिखने में, क्योंकि अगर आपने नाम लिखने में मिस्टेक किया, आपके स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है तो कहीं ना कहीं वो नाम के स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर भी सस्पिशियस वोटर्स में डाल करके आपके नाम को इलेक्टोरल रोल में, फाइनल इलेक्टोरल रोल में नहीं डाल रही है, जिसकी वजह से ये काफी देखा गया है कि बहुत जेन्युइन वोटर्स है, जो जेन्युइन लोग हैं, जो कि भारतीय नागरिक भी हैं, उन तमाम वोटर्स को इस इलेक्टोरल एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ ये जो आपका यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका कलर फोटो लगेगा, वो आपको फोटो लगाना है यहाँ पे। उसके आगे जो इलेक्टोरल नेम है, आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर, आपके रिलेटिव का नाम, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, फिर आपका जिला, आपका राज्य जो कि झारखंड है, और फिर यहाँ पे आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, आपका बूथ नंबर, और आप किस सीरियल नंबर पर आप हैं, बूथ वोटर लिस्ट के किस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, सीरियल नंबर आपको उपलब्ध कराना है। उसके साथ साथ आपको अपने रिलेटिव का, सपोज आपके फादर हैं तो आप अपने पिताजी का नाम, उनका एपिक नंबर, रिलेटिव उनका उनके फादर का नाम, साथ ही साथ रिलेशनशिप, आपके पिता के साथ जो रिलेशनशिप, आप वहां पे फादर लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे कि जो आप जिला को बिलोंग करते हैं, स्टेट आप झारखंड, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वो लिखेंगे, आपका बूथ नंबर लिखेंगे, और पिताजी का जो सीरियल नंबर, जिस बूथ लिस्ट में बूथ लिस्ट के जिस सीरियल नंबर पे आपके पिताजी का नाम है, वो सीरियल नंबर आपको उपलब्ध कराना है। ये होगा, सिंपल है, ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, सिंपल है। आपको अपना और आपके पिताजी का, अपने माताजी का, अपने रिलेटिव का, जिनका भी होगा, आप उस तरह से आपको लिंक कर सकते हैं, ताकि एसआईआर प्रक्रिया में लिंकिंग इज द मेन प्रोसेस, लिंकिंग कर करके ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जांच कर रही है कि आप जेन्युइन वोटर्स हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी वोटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। कैटेगरी ए में यह देखा गया है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो। देखिए, सबसे पहले एकदम इजीली समझिएगा, बहुत जरूरी है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो। मैंने क्या कहा था, जो 2003 के एसआईआर के जो वोटर लिस्ट में, अगर उसमें भी आपका नाम है तो फिर इन दैट केस आपको सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोग्राफी जमा करनी होगी, कोई और डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका 2003 का जो वोटर लिस्ट है, जो एसआईआर का जो वोटर लिस्ट है झारखंड का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वेबसाइट पे डाला है, आप सिर्फ उसे डाउनलोड करें, वहां पे आप बस उसको स्टार मार्क कर दें या उसको हाईलाइट कर दें और उसे आप अपने बीएलओ जमा करा दें, बीएलओ आपको मैप कर देगा। अगर बी कैटेगरी के लोग जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो लेकिन उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, यहां पे देखिए, अगर जुलाई आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले तो हुआ है परंतु आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, इन दैट केस आपको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान स्थापित करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा, परंतु ये देख लें कि आपको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान स्थापित करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होगी। वो उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों स्थापित हो सके, वैसे डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता है। सी कैटेगरी के लोगों को के साथ क्या है, जो सी कैटेगरी में बांटा गया, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो। एक बार फिर रिपीट करो, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ, उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता होगी। 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उनमें से उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स देना है, अपने लिए और अपने माता पिता के लिए। अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट देना होगा, और अपने माता पिता में से किसी एक के लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए देना होगा। माता पिता में से किसी का भी वो दे सकते हैं, अपनी माँ का दे सकते हैं, अपने पिताजी का दे सकते हैं, उन दोनों में से किसी एक का भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करके लगा सकते हैं। आगे चलते हैं डी कैटेगरी के लोग, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, जिनका जन्म, ये जेंजीज हो गए, तो जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, उनको 3 डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता है। ये स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेंजीज के लिए कि उन्हें 3 डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता है। एक तो अपने लिए देना है, एक अपने फादर के लिए देना है और एक अपनी माताजी के लिए देना है। अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को स्थापित करने के लिए उन्हें एक देना होगा, अपने जन्म तिथि और अपने पिताजी के जन्म तिथि जन्म स्थान को स्थापित करना होगा, और अपनी माताजी का जन्म तिथि और जन्म स्थान को भी साबित करना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी मोस्टली तो सारे लोग सी एंड डी कैटेगरी में ही फॉल करेंगे, यंगस्टर्स हमारे यूथ, जितने भी हमारे यूथ है वो ज्यादातर सी और डी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। अगर आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सी एंड डी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी आप पाते हैं कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी है, तो फिर उस दैट केस में क्या होगा कि आपको अपने माता पिता की जन्म तिथि को और जन्म स्थान को स्थापित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये
जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट को मार्क कर करके उसकी एक फोटोकॉपी आपको अपने बीएलओ को देनी होगी। आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट देना होगा और अपने माता-पिता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की जगह पे आपको वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी उपलब्ध करानी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये सी एंड डी कैटेगरी के लोग हैं जिनके माता-पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में आप पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स उस पर डिस्कशन कर लिया जाए। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट जन्म तिथि को मान्य करेगा। पासपोर्ट है तो ये आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों को मान करेगा। आपके एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम आएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है पासपोर्ट है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है ये भी आप जमा कर सकते हैं, एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ जमा कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन ऑर्डर और सेंट्रल स्टेट और पीएसयू, आप किसी केंद्र सरकार के अधीन कोई कर्मचारी हैं या आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या किसी पीएसयूज में काम करते हैं और उसके एम्प्लॉय हैं तो आप अपना पेंशन या आइडेंटिटी कार्ड भी उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी मान्य है। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल अगर है, आपके पास आपकी डोमिसाइल है तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी वन क्षेत्र में आते हैं और वहां से आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया तो आप वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और ऐसी अन्य किसी जाति का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपका अपना जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी आप उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी मान्य है। एनआरसी तो झारखंड में ऐसे हुए नहीं है तो एनआरसी को लेकर के अभी आप कोई उपलब्ध नहीं होगा। फैमिली रजिस्टर प्रीपेड बाय अथॉरिटीज, ये जो आपकी फैमिली ट्री होती है किसी भी जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा या आपके एसडीएम कार्यालय द्वारा जो आपको उपलब्ध कराया जाता है, ब्लॉक कार्यालय द्वारा जो जिस तरह की फैमिली ट्रीज उपलब्ध कराई जाती है, जो एक पूरी वंशावली जिसे कहते हैं, वंशावली जो बनती है परिवार का, अगर उस तरह के ऑथराइज्ड वंशावली, प्रमाणित वंशावली अगर आपके पास है तो आप उसे भी जमा कर सकते हैं, वो भी मान्य होगा। लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं या किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और सरकार द्वारा या किसी सरकारी विभाग द्वारा आपको किसी तरह की जमीन उपलब्ध कराई गई है, ये लैंड अलॉटमेंट हुआ है या किसी तरह का आपको फ्लैट अलॉटमेंट या घर अलॉटमेंट, हाउस अलॉटमेंट हुआ है, तो आप उसकी भी सर्टिफिकेट, प्रमाणित सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, एलआईसीज, पीएसयूज बिफोर जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीएसयू का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, जो कि 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले का है, तो आप उसे भी उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है। आधार कार्ड को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डॉक्यूमेंट माना, परंतु उसके साथ कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। तो मैं कहूंगा कि आधार कार्ड आप लगाएं, परंतु आधार कार्ड के साथ साथ आप तमाम ये डॉक्यूमेंट्स, जो भी 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को भी लगाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधार कार्ड लगा करके, क्योंकि आधार कार्ड इज नॉट द परमानेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और द परमानेंट प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंशियल प्रूफ, एज प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ। सो इस केस में आपको होगा क्या कि आपको अवेलेबल है, आप उस अवेलेबल के हिसाब से आप अपने इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल है, और जिस तरह से जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जिन कैटेगरी में जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, उस तरह से आप उस डॉक्यूमेंट्स को लगा कर अटैच कर करके अपने बीएलओ को दे सकते हैं। साथियों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया पूरे झारखंड राज्य में चल रही है, इसको लेकर के पिछले 1 वर्ष से हमने पूरी मजबूत तैयारी करके रखी हुई है और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, तमाम हमारे जितने भी जिले हैं, उन तमाम जिला में हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं, उन तमाम जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा बीएलओस की बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति की गई है। अगर आप जहाँ भी बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप जिस भी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, पंचायत को बिलोंग करते हैं, गाँव को बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, नगर निगम किसी वार्ड को बिलोंग करते हैं, तो सभी प्रत्येक जगह पे हमारे जिला के जिला अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा बीएलएस को नियुक्त किया गया है। वो बीएलएस इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, आप नाम नहीं खोज पा रहे हैं या आप नाम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपके आपके नजदीकी बीएलओ कौन है, इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की जो जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ की जो कार्यालय है, हमारा जिला कार्यालय है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ जाकर के आप अपने नजदीकी बीएलओ को से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिला अध्यक्ष से मिल सकते हैं, उनसे उनके माध्यम से आप बीएलए, जो अभी आपका बीएलए जिस भी एरिया को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के बीएलए से आपको बुलाया जाएगा और फिर आप अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। किसी तरह के एक्सप्लेनेशन, किसी तरह के आपको कोई कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को आप दूर करा लें। अपने बीएलए के माध्यम से अपना फॉर्म को भरें, फॉर्म को तरीके से भरें, साफ-सुथरे तरीके से भरें, गलती ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे खास करके ध्यान दें कि किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि ये भी खास तौर पे मैं बताऊँगा कि ये देखा जा रहा है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस स्पेलिंग मिस्टेक को सस्पिशियस अकाउंट में डाल करके, सस्पिशियस वोटर में डाल करके उस नाम को रोक दे रही है और फाइनल वोटर लिस्ट में, एसआईआर की जो फाइनल वोटर लिस्ट आ रही है, उसमें उनका नाम नहीं आ रहा। इस माध्यम से एक जेन्युइन वोटर्स, जो बहुत जेन्युइन वोटर्स है, जो वाकई में वोटर्स हैं, उनका भी नाम इस एसआईआर प्रक्रिया से बाहर रख दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर और चिंता विषय है, जिसको बहुत ही बारीकी से देखने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे जिला कार्यालय जाएं, हमारे बीएलए बूथ लेवल एजेंट से भी मिले और अपने बूथ लेवल एजेंट से के माध्यम से अपने फॉर्म को भरें, तरीके से फॉर्म को भरें। आप अपने जानने वालों को भी अवेयर करें, अपने माता पिता को अवेयर करें, अपने साथी संगतियों को अवेयर करें, दोस्तों को अवेयर
करें, अपने रिलेटिव्स में अवेयरनेस को फैलाएँ। इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट कि उनको जानकारी हो सके और एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है और डेट वाइज़ जो पूरा प्रोसेस है, उनको मालूम हो और वो इसका पूरा सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें, इस पूरे प्रोसेस को सही से समझ सकें और अपने नाम को कहीं न कहीं किसी भी तरीके से ऐसा हो कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, किसी एक भी जेन्युइन वोटर्स का हमारा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का ये लक्ष्य है कि किसी भी जेन्युइन वोटर्स का, जो भी प्रमाणित वोटर है हमारे झारखंड राज्य का, उनका नाम इस पूरे प्रोसेस से ना छूटे। विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज़ एंड माइनॉरिटीज़ से मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप बिल्कुल ध्यान दें, इस तरह से जो भी गरीब गुरबे और जो पिछड़े लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अपने आस-पास के लोगों को देखें कि उनका नाम तो कहीं नहीं छूट रहा है। अगर आप पाते हैं उनका नाम अगर मैप्ड सूची में है और 2003 की अगर सूची में नहीं है, तो उन्हें संपर्क करें, उन्हें बताएँ। अगर दोनों ची केस में आप देखते हैं कि 2003 में भी है, 2003 के एसआईआर में भी है और मैप सूची में भी अनमैप्ड सूची में भी है, तो फिर उस केस में भी उन्हें जानकारी दें ताकि वो अपने नाम को मैपिंग करा सकें, बीएलओ के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध करा सकें। तो ये रहा ये इस वीडियो का सारांश यही था कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सजग है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिबद्ध है एक-एक वोटर की राइट्स को बचाने के लिए। माननीय आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस और पूरे देश के संविधान को हाईजैक करने नहीं दिया जाएगा और ये तभी मुमकिन है जब आप और हम सब मिल करके इस एसआईआर की प्रक्रिया में जागरूक रहें, अवेयर रहें और इस लोकतंत्र को भारत के जीवंत लोकतंत्र को बचाने में अपनी भूमिका निभाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।